देखिए आज आपका ये नेक्स्ट लेक्चर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। देखिए बेसिक कंसेप्ट में भी 2 लेक्चर बचे हैं, वैसे तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इन 2 लेक्चर में हम आपको और न्यूमेरिकल कराएंगे जिससे कि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। आपको दिख रहा होगा एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ एक डायग्राम बनाया है। देखिए इसमें दिया क्या है और पूछा क्या है। देखिए 2 सिलेंडर ए ऑफ वेट 4000 न्यूटन एंड बी ऑफ वेट 2000 न्यूटन रेस्ट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन एज शोन इन फिगर। ये सिलेंडर देखिए बड़ा सिलेंडर है, ये आपका छोटा सिलेंडर है, देखने में लग रहा है। तो ये है आपका ए और ये है आपका बी। क्लियर। इसने क्या कहा है कि ए का वेट कितना है 4000 न्यूटन और बी का वेट कितना है 2000 न्यूटन। आगे देखिए दे आर कनेक्टेड बाय ए बार ऑफ नेग्लिजिबल वेट हिंज टू इट्स सिलेंडर एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर बाय स्मूथ पिन। ये हमने क्या किया, एक लोहे की छड़ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया, यानी इन दोनों के बीच में एक लोहे की छड़ बांध दी, ठीक है नहीं, पिन से ज्वाइंट कर दिया जो इसके सेंटर से इसके सेंटर पर ज्वाइंट है। क्लियर है, जिससे कि आपकी बॉल ये इसी स्थिति में बनी रहे। आप देख रहे होंगे जो ये वाला प्लेन है आपका इंक्लाइन प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और जो ये इंक्लाइन प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर। आगे देखिए क्या निकालना है, फाइंड द फोर्स P टू बी अप्लाइड एज शोन इन फिगर सच दैट इट विल हेल्ड द सिस्टम इन द गिवन पोजिशन। देखिए एक यहाँ पर P फोर्स लगा है, ये P फोर्स हमने इसलिए लगा रखा है ताकि आपकी जो दोनों की दोनों बॉल है इसी स्थिति में बनी रहे। तो उसने वही कहा है कि हमें ये जो P फोर्स है ये कम से कम कितना लगाना पड़ेगा जिससे कि आपकी यही पोजीशन बनी रहे। क्लियर है। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसके रफ डायग्राम बना लेता हूँ इधर, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में बनाते हैं, जिससे हम एंगल वगैरह निकालने में हमें आसानी रहती है। देखिए एक बॉल आपकी यह है यहाँ पर और एक बॉल आपकी यहाँ पर है, इस तरह से है। इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाकर हमने एक छड़ बांध दी। देखिए छड़ में और रस्सी वगैरह जो होती है, केबल्स होती है, उसमें फ़र्क होता है। जो रस्सी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, उसके अंदर टेंशन होती है, और जो ये लोहे की छड़ होती है इनके अंदर कंप्रेशन होता है, यानी इसके अंदर जो फोर्स लगता है वो बाहर की तरफ ना लग के अंदर की तरफ लगेगा। ये ध्यान रखें आप, जब भी कोई मेटल की रोड लेंगे तो उसके अंदर टेंसाइल फोर्स ना लग के क्या लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा इस कंडीशन में। और अगर यहाँ रस्सी होती लगी हुई, रस्सी पे कोई वेट लटका दे तो उसके अंदर टेंशन क्रिएट होगी। क्लियर है। आपको पता है ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये तो दिया हुआ है। और ये जो आपकी लोहे की छड़ है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है 15 डिग्री का, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है। अब बात आती है इस P फोर्स की। ये जो P फोर्स है देखिए आपका ये P फोर्स लगा है, ये इसमें जो दिया है कि ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए अगर वर्टिकल से 60 है तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा 30। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, अगर यहाँ से 60 है तो यहाँ से 30 होगा। अब बात आती है देखिए, अगर इस बॉल की बात करूँ, इस बॉल पर क्या काम करेगा, एक तो उसका वेट काम करेगा 4000 न्यूटन, इधर इसका वेट काम करेगा 2000 न्यूटन। इस रस्सी के अंदर एक कंप्रेशन इस तरह लगेगी C और इधर इस तरह लगेगी C। क्लियर है। इस बॉल के लिए अंदर की साइड इस तरह से C लगेगी, इस बॉल के लिए इधर अंदर की तरफ इस तरह से C लगेगी। ठीक है। अब ये जो C है जब मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा, देखिए ये आपका इस तरह से एक्स एक्सिस होगी, ये आपका वाई एक्सिस मान लिया। जब मैं इसे आगे ऐसे बढ़ाऊंगा तो डायरेक्शन इसकी यही है, तो आगे बढ़ा देंगे लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी, इस तरह से आ जाएगी और ये एंगल आपका सेम बनाएगी। ये 15 है तो ये भी 15 होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। अब इसकी तो बात ऐसे ही, इसकी बात अगर मैं करूँ ये भी आगे ऐसे बढ़ जाएगी। जब मैं इसे आगे से बढ़ाऊंगा तो ये एंगल कितना है 15, ये भी कितना हो जाएगा 15, डायरेक्शन यही रहेगी। क्लियर है नहीं। अब इसके बाद इसके अंदर हमने कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया, यहाँ वेट लगा दिया। अब बात आती है ये बॉल किसके कांटेक्ट में है, इस पॉइंट के, तो यहाँ से रिएक्शन कैसे लगेगी, इस तरह से लगेगी। ठीक है नहीं। अब ये देखिए ये एंगल कितना है 60, ये एंगल कितना है 90, क्योंकि रिएक्शन तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लगती है 90 डिग्री पर, तो ये कितना बचेगा 30। त्रिभुज के तीनों कोनों को 180 होता है, यानी ये वाली जो रिएक्शन इस पॉइंट पर लगेगी ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस तरह से रिएक्शन लगेगी तो यहाँ से आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्लियर है। तो अब आप देखिए इसी तरह इसमें भी कैसे लगेगी, इसमें ऐसे लगेगी रिएक्शन, ये आपका 45 डिग्री है, सॉरी ये कितना है 45। ठीक है। तो अब देखिए ये है 90 आपका, ये 45, तो ये कितना बचेगा 45, यानी यहाँ से जो रिएक्शन लगेगी इस तरह से वो कितना एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का। क्लियर है।
अब देखिए इन दोनों का हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ आपने बनाई बॉल ए और यहाँ आपने बनाई बॉल बी। क्लियर है? ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहले मैं ए की बात करता हूँ। ए पर वेट लगेगा कितना? 4000 न्यूटन। ठीक, एक इसके अंदर देखिए ये कंप्रेसिव लगेगा इस तरह से ऊपर, कंप्रेसिव फोर्स इस तरह से लगेगा, यानी यहाँ से जो ये जा रहा है ये इस तरह से यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? ये कितना एंगल पर? 15 डिग्री पर। इसके बाद यहाँ से एक रिएक्शन यहाँ से लगेगी इस तरह से, ये ऐसे निकल जाएगी इधर। ठीक है नहीं, इसे मैंने कह दिया R1, ये R1 आ गया, ये C आ गया। क्लियर है? तो इस पूरे इस ए की अगर बात करूं, इस फोर्स पे एक रिएक्शन यहाँ से लगेगी, एक इसका वेट और इसकी कंप्रेसिव फोर्स, 3 फोर्स लगे इसमें। ठीक है नहीं, अब मैं इसके अंदर क्या लगा दूंगा, पहले इसी सोल्व कर लेते हैं, लामिस थ्योरम लगा लेते हैं इसमें, क्योंकि एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर 3 फोर्स है। तो ये एंगल है आपका 15 डिग्री और ये वाला एंगल है आपका 30 डिग्री। मैंने बताया था एंगल कैसे कैसे हमने निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सी के अपोन में कौन सा एंगल आएगा? ये वाला पूरा। ये कितना आएगा देखिए, 90 और 30 120। तो C अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 के अपोन में कौन सा एंगल आएगा? ये और ये, यानी 15 और 90 कितना आ गया? साइन 105 इज इक्वल टू, अब 4000 के अपोन में कौन सा एंगल आएगा? ये वाला। अब ये एंगल कितना बचा? देखिए ये पूरा इस लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है पूरा 180 होगा। 180 में से 30 ये माइनस करेंगे कितना बचेगा? 150। 150 में से 15 ये माइनस करेंगे कितना बचेगा? एंगल बचेगा 135। तो ये आ गया। एक बार इसके एक वैल्यू से लो, जब एक बार इसकी वैल्यू से लेंगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? C आपका आ जाएगा 4000 साइन 120 ओवर साइन 135 आ जाएगा नहीं ये। तो यहाँ से C की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4898.97 न्यूटन। तो यहाँ से आपने कंप्रेसिव फोर्स निकाल लिया कि बार के अंदर कंप्रेसिव फोर्स कितना लग रहा है। अब ये R1 भी निकाल सकते हैं आप यहाँ से। कैसे? R1 इजिकल टू, इसके एक वैल्यू से रख देंगे, तो R1 इजिकल टू 4000 साइन 105 ओवर साइन 135। क्लियर है? तो R1 की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी 5746.1 न्यूटन। तो देखिए कितनी आसानी से आपने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कौन कौन सी? एक तो C की, अगर वो ये पूछता कि बार के अंदर कितना कंप्रेसिव फोर्स लगा है तो ये लगा है। अगर वो कहता कि जो आपका ए बॉडी है, जो आपकी ए सिलेंडर है, वो कॉन्टैक्ट से कितनी रिएक्शन लग रही है तो ये निकल गई आपकी। अब हम बात करते हैं किसकी? इस बॉल की। इस बॉल पर देखिए तो उसका डब्ल्यू वेट काम करेगा, कितना है डब्ल्यू? 2000 न्यूटन। क्लियर? एक इसकी जो रिएक्शन है, ये जो एक इसकी जो कंप्रेसिव फोर्स है बार का, वो कैसे चलेगा? वो काम करेगा इस तरह से। C एंगल कितना? हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री। कोई दिक्कत? समझ में आ गया है? तो अब बात आती है देखिए किसकी? इस P की। ये P हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल। तो मैं इसे आगे ऐसे बढ़ा लूंगा तो ये 30 होगा, तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा? 30। तो ये हो गया आपका देखिए P, जो एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल से? 30 डिग्री का। क्लियर है? अब यहाँ से जो रिएक्शन लग रही थी वो कैसे जाएगी? ऊपर इस तरह से। मैंने इसे R2 कह दिया। ये कितना एंगल बना रही है? 45। एंगल वगैरह मैंने सब आपको बता ही दिया था, क्योंकि ये 45, ये 90, तो ये 45। तो हॉरिजॉन्टल से 45 बना रहा है, तो आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 45 बनाएगा। अब यहाँ लामिस थ्योरम नहीं लग पाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 फोर्स हो गए हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे समीशन x इक्वल टू 0। तो C का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा C cos 15 प्लस का आएगा, क्योंकि डायरेक्शन ये है। इधर R2 को क्या आएगा? देखिए अगर राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा हॉरिजॉन्टल में, और लेफ्ट साइड जा रहा है तो नेगेटिव आएगा। जैसे R2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो लेफ्ट साइड जाएगा, R2 cos 45, और इधर से आएगा आपका P का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर? आपको यहाँ C की वैल्यू पता है, तो मैं इन दोनों को बराबर से इधर ले जाऊंगा तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ आएगा R2 cos 45 प्लस P cos 30 इज इक्वल टू C की वैल्यू रख देंगे। C की वैल्यू कितनी है? 4898.97 cos 15।
क्लियर है, समझ में आ गया आपके। अब यहाँ इसे सोल्व कर लेंगे इधर वाले को, ये तो सोल्व होगा नहीं, तो R2 cos 45 प्लस P cos 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4732.04। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, क्योंकि यहाँ से कोई सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं। R2 cos 45 प्लस P cos 30 इजिकल टू दिस। अब आएगा समीशन y इजिकल टू 0। तो समीशन y में देखिए क्या आएगा, एक तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड जाएगा तो किसका आएगा, प्लस का, यानी R2 साइन 45 क्लियर, माइनस माइनस क्या आएगा, ये 2000 माइनस क्या आएगा, C का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड जाएगा, C cos 15 और P का भी डाउनवर्ड जाएगा, सॉरी ये साइन आएगा, C साइन 15 माइनस P साइन 30 इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ देखिए C की वैल्यू पता है, तो 2000 और C को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, R2 साइन 45 माइनस C साइन 15 सॉरी माइनस P साइन 30, ये दोनों ले लिए, ये इधर आ गया 2000 प्लस C की वैल्यू आपको पता है कितनी है 4898.97 इंटू कोस 15, ये रख दिया हमने। इसे सोल्व कर लेंगे जो इक्वल टू से इधर है, तो ये आ जाएगा आपका R2 साइन 45 माइनस P साइन 30 इज इक्वल टू 3267.94, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद किसकी वैल्यू निकल जाएगी, P की और R2 की। तो यहाँ से जो P की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1071.97 न्यूटन। कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं आप इक्वेशन को आसानी से, या वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। इक्वेशन सोल्व करनी तो आप सबसे आती होगी। तो R2 की वैल्यू आ गई आपकी 5379.44 न्यूटन। तो आपने बड़ी आसानी से देखिए ये निकाल लिया कि आपको इस कंडीशन को बनाए रखने के लिए या इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कितना फोर्स P लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका P फोर्स। तो इस तरह से आसानी से आप किसी भी तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये न्यूमेरिकल देखे आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार से कर, पहले वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद फिर आप इसे करके देखिएगा एक बार, तभी क्लियर होगा। अगर आप वीडियो देख लेंगे फिर करेंगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने का, ये ध्यान रखें आप। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 600 न्यूटन सिलेंडर इज सपोर्टेड बाय द फ्रेम BCD as shown in figure. The frame is hinged at D. Determine the reaction at A, B, C and D. इसने क्या कहा, ये फ्रेम है। देखिए B यहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, ये आपका फ्रेम है यहाँ तक, ठीक है, जो ये ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है। ये आपकी इसके अंदर बॉल रखी हुई है और ये आपकी हिंज सपोर्ट है D पॉइंट पर, जो फ्रेम को जोड़े हुए हैं। क्लियर है। तो उसने कहा A, B, C और D पर कितनी रिएक्शन लगेगी ये बताइए। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा, मैं इसे इधर पहले रफली बना लेता हूँ जिससे कि आपको एंगल वगैरह या कुछ भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए इस तरह से ही तो है, इस तरह से है। फिर यहाँ पर एक इस तरह से बॉल बनी हुई है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट D है। क्लियर। अब इसमें देखिए क्या होगा, जब मैं इसमें इस अगर बॉल की बात करूं तो इस बॉल पर रिएक्शन कहाँ से लगेगी। एक तो उसका वेट ही काम करेगा नीचे W, एक यहाँ से रिएक्शन लगेगी B से क्योंकि यहाँ कॉन्टैक्ट में है, एक A से रिएक्शन लगेगी और एक C से रिएक्शन लगेगी। ठीक है नहीं, ये तो मैं बॉल की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। देखिए ये आ गया आपका, ये आ गया इसका वेट कितना है, इसका वेट है इसका 600 न्यूटन। ठीक है, बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम है ये। अब ये जो C है यहाँ से RC लगेगी रिएक्शन, उसे मैं आगे करके ऐसे इस तरफ निकाल दूंगा, ये आ जाएगी RC। ऐसी A इधर से लगेगी, इसे मैं ऐसे आगे बढ़ा के इधर निकाल दूंगा, ये आ गया आपका R। क्लियर है। नीचे से RB लगेगी, इसे ऊपर बढ़ा दूंगा, ये आ जाएगा आपका RB। ठीक। अब अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ जब मैं समीशन x = 0 लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, RC माइनस के RA = 0, यानी RA = RC। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया मैंने इसे। अब समीशन y = 0 लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा,
यह आ जाएगा आर बी माइनस के 600 इजिकल टू 0। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बी आ जाएगा आपका 600। तो एक वैल्यू तो निकल गई, देखिए आपकी निकल गई एक वैल्यू कि बी से आपकी कितनी रिएक्शन लग रही है, ये बी वाली निकाल ली आपने। अब आपको निकालनी है ए और सी की, यानी इसके केवल इसके फ्री बॉडी डायग्राम से हमारा काम नहीं चला, क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल है, ठीक है नहीं, जिसमें से हम केवल एक ही निकाल पाए, निकालने हमें 4 है। तो मैंने किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्रेम का। किसका, फ्रेम का। अब अगर मैं फ्रेम की बात करूं, आप फ्रेम को देखिए, आपका फ्रेम केवल ये है, ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई डाउट ना होना चाहिए, ध्यान रखें आप। यही तो है आपका फ्रेम, ठीक है नहीं। ये आपका डी पॉइंट है, यहाँ आपका सी पॉइंट है, यहाँ आपका बी पॉइंट है, ये है बस, क्लियर है। और ये इसका सेंटर पॉइंट है, किसका, बॉल का। अब आप एक चीज देखिए, जब आपके ये जो बॉल है, इस बॉल पर यहां से एक रिएक्शन लग रही थी नहीं रिएक्शन, ठीक है नहीं। तो जब मैं इस फ्रेम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो क्या होगा, फ्रेम कहाँ कहाँ से टच है, एक तो यहाँ से टच है, यहाँ से टच है या नहीं है, तो यहाँ से एक रिएक्शन लगेगी आपकी, ठीक है नहीं। यहाँ से आपकी जो बॉल है, बॉल फ्रेम पर रिएक्शन लगाएगी, किस डायरेक्शन में लगाएगी, यहाँ से इस तरह से लगाएगी, इस तरह से, ठीक है, इसे कहेंगे आर से। ऐसे ही ये जब फ्रेम है यहाँ भी टच है, तो यहाँ से नीचे भी रिएक्शन लगेगी, कैसे, ये लगेगी आपकी आर पे। आ रहा है समझ में। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ भी तो लगेगी, क्योंकि यहाँ भी तो टच है, लेकिन ये फ्रेम थोड़ा ही है, ये फ्रेम नहीं है, फ्रेम तो आपका ये है, मैं फ्रेम का बना रहा हूँ, ये तो आपकी हिंज सपोर्ट है, और हिंज सपोर्ट कहाँ लगी है, डी पॉइंट पर, ठीक है नहीं। तो इस डी पॉइंट पर एक रिएक्शन लगेगी, अब वो रिएक्शन जाएगी तो इसी पॉइंट से होकर, तभी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी। तो मैंने यहाँ से किस तरह से हिंज सपोर्ट की रिएक्शन निकाल दी, आर टी, क्लियर है। तो यह आपका जो फ्रेम है, यहाँ टच था, यहाँ टच हो रहा था, और यहाँ हिंज रिएक्शन लगी थी, तो मैंने तीनों में इस तरह से रिएक्शन दिखा दी। अब बात आती है इसके एंगल की। देखिए इसके एंगल निकालने के लिए मैंने इसे ऐसे बढ़ाया, ये ऐसे किया, इसे एंगल को मान लिया मैंने अल्फा। अब देखिए अगर हम बात करूं, ये कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगी जितनी इसकी रेडियस होगी, ठीक है नहीं। इसकी रेडियस कितनी है, 150 mm, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आ गई, ये डिस्टेंस आ गई आपकी 150 mm, क्योंकि एंगल निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब बात आती है देखिए इस डिस्टेंस की, आपको पता है ये पूरी की पूरी कितनी है, 600 है। अगर इस 600 में से मैं ये वाला घटा दूं, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी रेडियस, तो 600 में से अगर मैं ये 150 माइनस करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, 450, यानी 450, ये आ गया यहाँ से। अब यहाँ से देखिए, आपको ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का आपको लंब पता है और आधार पता है, तो आप क्या लगा देंगे यहाँ, tan अल्फा इजिकल टू लंब बटे आधार इजिकल टू 3। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कैलकुलेट करने के बाद अल्फा आपका आया 71.565। तो अल्फा निकल गया देखिए आपका, लेकिन हमारा मेन मोटिव अल्फा निकालना नहीं था, हमें तो आर बी और आर सी निकालनी है, और ये आर डी निकालनी है। देखिए कैसे निकलेगी। अब इसमें एक पॉइंट पर कितने फोर्स लग रहे हैं, 1 2 और 1 3, तो हम यहाँ पर लामीज भी लगा सकते हैं आसानी से, क्लियर है नहीं। या आप इसको समीशन एक्स इजगल टू 0 समीशन वाई इजगल टू 0 से भी कर सकते हैं। तो देखिए चाहे लामीजे लगा लेते हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ क्या आएगा, देखिए आर डी अपॉन आर डी के अपॉन में कौन सा एंगल आएगा, ये वाला आएगा, साइन 90, क्लियर, इन दोनों के बीच का एंगल। उसके बाद क्या आएगा, आर सी अपॉन आर सी के अपॉन में कौन सा एंगल आएगा, ये 90 और ये अल्फा, यानी साइन 90 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 71.565 इज इक्वल टू आर बी। आर बी की वैल्यू कितनी है 600, आपने निकाली अभी, अपॉन एंगल कितना आएगा, एंगल आएगा आपका 180 माइनस अल्फा। भाई ये देखिए ये पूरा का पूरा 180 है, ये पूरा 180 है या नहीं है भाई, ये तो आर डी लग गया है आपका, ये पूरा 180 है, 180 में से अगर मैं अल्फा माइनस कर दूंगा तो ये कितना बचेगा 180 माइनस अल्फा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा देखिए आर डी ओवर साइन 90 इज इक्वल टू आर सी ओवर साइन 161.565 इज इक्वल टू 600 अपॉन। अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम, इसमें यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद
जब 180 में से मैं अल्फा की वैल्यू माइनस करूंगा तो क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा साइन 108.435। क्लियर। अब एक बार इसके केवल इसे रख दो और एक बार इसके केवल इसे रख दो तो इनकी वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कैसे, इसके केवल जब इसे रखेंगे तो आर डी आपका आएगा 600 साइन 90 ओवर साइन 108.435। ठीक, तो आर डी की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी। देखिए निकाल लेंगे 600 को कैलकुलेटर से सोल्व कर लेंगे इसे। कैलकुलेटर सोल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो निकल के आ रही है 632.456। तो निकल गई देखिए आर डी की वैल्यू। ठीक, अब क्या करेंगे, आर सी को उसके इक्वल रखेंगे तो आर सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर सी आपका यहाँ से आएगा 600 साइन 161.565 ओवर साइन 108.435। इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 200 न्यूटन। कितनी आ जाएगी, 200 न्यूटन। क्लियर है। अब आपको पता है, आपने जब किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, तो बॉल के फ्री बॉडी डायग्राम से क्या आया था कि आर सी इक्वल टू आर है, ये आया था यहाँ से। तो यहाँ आर सी किसके इक्वल आ जाएगा, आर ए। यहाँ से आ गया आर ए इज इक्वल टू आर सी इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो ये आ गई वैल्यू देखिए आपकी, यानी आपने अब सारी वैल्यू निकाल ली। देखिए ये आर बी भी आ गया। ठीक है, यहाँ से फिर आपने ये आर डी भी निकाल लिया और फिर ये आर ए और आर सी भी निकाल लिया। तो आपके देखिए चारों रिएक्शन निकल गए, इस पॉइंट पर भी, इस पर भी, इस पर भी और यहाँ भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। देखो ये आपका लामीस थ्योरम का न्यूमेरिकल है। ये कह सकते हैं कि आपका ये कॉन्टैक्ट केबल का है। ठीक है, नहीं कि आपके केबल, एक केबल है, एक केबल पर 3-4 मैंने फोर्स लगा दिए तो वहां से कैसे कैसे केबल के अंदर टेंशन निकलेगी। देखिए आप समझ लीजिएगा, ए सिस्टम ऑफ कनेक्टेड फ्लेक्सिबल केबल एज शोन इन फिगर इज सपोर्टिंग 2 वर्टिकल फोर्स 200 न्यूटन एंड 250 न्यूटन एट पॉइंट बी एंड डी। एक केबल है जिसके बी पॉइंट पर 200 न्यूटन का और डी पॉइंट पर 250 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो डिटरमाइन द फोर्स इन द वेरियस सेगमेंट ऑफ द केबल। तो केबल के अंदर कितना कितना फोर्स लग रहा है वो बताना। ठीक है, तो देखिए पहले मैंने इधर ऐसे रफली डायग्राम बनाया। रफली डायग्राम में इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको एंगल निकालने में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है। अगर आप एंगल निकालने में सीख जाएंगे तो फिर न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप एंगल में ही फंसे रह जाएंगे, एंगल ही समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए कैसे कैसे एंगल की मैं जब बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ, देखो ये दिया है, ये एंगल है 60 और ये एंगल है 60, सॉरी ये 30 है और ये 60 है। ये है बी पॉइंट। अगर मैं इस बी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखिए एक रस्सी तो इधर जा रही है, ये एक ही इधर जा रही है, एक ऐसे और एक ऐसे, इस तरह से ही तो है भाई। मैंने ये मान लिया ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है आपका, इस तरह से। ठीक है, नहीं तो इस रस्सी में टेंशन ये हो गई इस तरह से, इसमें टेंशन ये हो गई, इसमें टेंशन ये हो गई, और इधर वेट कितना काम कर रहा है 200 न्यूटन। इसका तो मुझे पता है। आपको ये एंगल पता है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये एंगल पता है ये है 60 डिग्री। तो यहाँ तो दो इंक्लाइंड है, दोनों का एंगल आपको पता है। अब बात करते हैं इस डी पॉइंट की। देखिए इस डी पॉइंट पर आपके कितने वेट लगा है 250 न्यूटन। ये मैंने वाई एक्सिस कह दिया, इधर मैंने ये एक्स एक्सिस कह दिया। यहाँ से एक केबल इस तरह जा रही है और एक केबल ये ऐसे जा रही है। अब इनके एंगल कैसे निकले, ठीक है, नहीं दोनों का एंगल पता होना चाहिए क्योंकि दोनों इंक्लाइंड है। अब आप देखिए, अगर मैं ऐसे यहाँ इस तरह से ट्राइंगल बना लूँ एक, तो ये एंगल कितना है 60, ये कितना है 90, तो ये कितना बचेगा 30, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 होता है। तो यानी ये वाला एंगल तो आ गया 30 डिग्री आपका। ठीक, ऐसे ही मैंने इधर भी ट्राइंगल बना लिया, तो ये एंगल कितना 45, ये एंगल कितना 90, तो ये कितना बचेगा 45, वही त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। तो इस तरह से मैंने टेंशन इसमें भी लगा दी। अब मैंने मान लिया यहाँ टेंशन है T1, ठीक, यहाँ टेंशन है T2। क्लियर। अब देखिए यहाँ तो T1 मानी मैंने, यहाँ कितनी मान ली, ये मान ली मैंने T2, तो इस यहाँ भी T2 लगेगी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो एक ही रस्सी है। तो जब इसमें T2 लगेगी तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी T2 हो जाएगी। क्लियर है। अब मैंने इसमें मान लिया कि
इसमें कितनी है, इसमें हम मान के चलते हैं T3 है, ये कितनी मान ली T3, तो ये हो जाएगी T3 और ये मान ली मैंने T4 यहाँ इसमें। क्लियर है, मैंने इसमें भी शो कर दिया कि किस रस्सी में कौन सी टेंशन है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी है, इन दोनों के बीच में कहीं भी फोर्स नहीं लगा, ठीक है नहीं। तो अगर रस्सी के बीच में कहीं भी फोर्स ना हो तो पूरी की पूरी रस्सी में एक ही टेंशन होगी। यहाँ फोर्स लगा इस पॉइंट पर, तो यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी है, तो यहाँ भी आपकी टेंशन यहाँ से यहाँ तक सेम होगी, ठीक है नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये पॉइंट है आपका बी, ये पॉइंट है टी। पहले मैं डी पॉइंट को सोल्व करता हूँ। डी को क्यों सोल्व करता हूँ, क्योंकि डी पर आपके केवल 3 फोर्स लगे हैं, यहाँ लामीज आराम से लग जाएगी, यहाँ लामीज नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ 4 फोर्स लगे हैं। तो जब मैं इसमें लामीज लगाऊंगा तो देखिए क्या आएगा, T1 अपॉन साइन, T1 के अपोन में कौन सा एंगल आएगा, इन दोनों के बीच का एंगल। भाई ये है 30, ये है 90, तो कितना आ गया 120 इज इक्वल टू, फिर आएगा T2, T2 के अपोन में कौन सा एंगल आएगा, ये वाला पूरा, यानी 45 और 90 कितना आ गया 135। क्लियर, इधर क्या आ जाएगा 250 अपॉन साइन, 250 के अपोन में क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल कितना बचेगा, देखिए ये लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल, तो ये पूरा होगा 180, 180 में से 30 तो ये गया, कितना बचा 150, 150 में से 45 ये गया, तो कितना बचा साइन 105। अब एक बात इसे इसके केवल रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा T1 इजिकल टू 250 साइन 120 अपॉन साइन 105। क्लियर, तो यहाँ से आपकी T1 की वैल्यू आ जाएगी 224.14 न्यूटन। क्लियर, तो देखिए एक तो टेंशन आपने निकाल ली। अब इसके केवल इसे रखो तो क्या आ जाएगा, T2 इजिकल टू 250 साइन 135 ओवर साइन 105। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से आपकी T2 की वैल्यू निकल जाएगी, और आपका जो T2 आया है 183.01 न्यूटन। तो देखिए T2 भी आ गया आपका। अब आपने इस पॉइंट से तो दोनों निकाल ली टेंशन, अब आ जाओ इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट में कितने फोर्स लगे हैं 4, तो लामीज तो लगेगी नहीं है, तो मैंने लगाया समीशन x इक्वल टू 0। जब समीशन x इक्वल टू 0 लगाएंगे तो T3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, T3 साइन 30, क्या आएगा T3 साइन 30, क्योंकि जो एंगल है वो ये वाला एंगल वो वर्टिकल से बना रहा है, तो T3 कोस 30 आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा T3 साइन 30। राइट साइड में जाएगा तो लेंगे पॉजिटिव। क्लियर, ऐसे ही T2 का कंपोनेंट आ जाएगा T2 साइन 60। क्लियर, और ये आ जाएगा माइनस के T4 इजिकल टू 0। अब यहाँ आपको किसकी वैल्यू पता है, यहाँ आपको T2 की वैल्यू पता है। क्लियर है नहीं, T3 T4 के नहीं पता, तो ये आ जाएगा T3 साइन 30 माइनस के T4 इजिकल टू माइनस के T2 साइन 60। क्लियर है, यानी माइनस, मैंने क्या करा माइनस से डिवाइड कर दिया, ये माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा T4 माइनस T3 साइन 30 इजिकल टू, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इधर ये किसका हो जाएगा प्लस का। T2 की वैल्यू रखेंगे 183.01 साइन 60। तो यहाँ से आ गया T4 माइनस के T3 साइन 30 इज इक्वल टू कितना है आपका 183.01 इंटू साइन 60, ये आ गया आपका 158.49। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया मैंने। अब मैंने लगाया समीशन y इजिकल टू 0। जब समीशन y इजिकल टू 0 आएगा तो T3 का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा T3 कोस 30 प्लस का आएगा क्योंकि अपवर्ड जाएगा, यहाँ इसका आएगा माइनस के T2 कोस 60, माइनस का आएगा क्योंकि डाउनवर्ड जाएगा, और माइनस के 200 इजिकल टू 0। क्लियर, तो यहाँ मुझे T2 की वैल्यू पता है, तो यहाँ से आ जाएगा T3 कोस 30 इजिकल टू 200, इधर आके 200 प्लस का हो जाएगा, प्लस T2 की वैल्यू कितनी है 183.01 कोस 60। क्लियर, तो यहाँ से T3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, T3 की वैल्यू आ जाएगी 200 प्लस 183.01 कोस 60 ओवर कोस 30। तो T3 की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से 336.60 न्यूटन। क्लियर है, T3 की वैल्यू निकल गई आपकी। अब आपने T3 की वैल्यू को पुट करा है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ से T4 आपका आ जाएगा T4 इजिकल टू 158.49, इसे इधर ले जाएंगे
प्लस के T3 की वैल्यू कितनी है 336.60 इंटू साइन 30, तो यहाँ से आपकी T4 की वैल्यू आ गई 326.79 न्यूटन। क्लियर है? तो देखिए आपने बड़ी आसानी से चारों के चारों टेंशन निकाल ली। ये आपकी T1 आ गई, ये T2 आ गई, ये T4 आ गई आपकी, और ये आपकी T3 आ गई। क्लियर है? तो जितनी भी आपने रस्सी के अंदर टेंशन लगाई थी वो सारी की सारी टेंशन आपने निकाल दी। T1 भी आ गई, T2 भी आ गई, T3 भी और T4 भी। तो अभी 2-3 न्यूमेरिकल में इस तरह के और कराऊंगा जिससे कि आपको इस तरह के न्यूमेरिकल में भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। ठीक, आपका वीडियो ऐसे लगातार मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे कि आपको समय समय पर हमारी वीडियो मिलते रहे। ठीक है, तो शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो। अगर आपका भी कोई जानने वाला किसी होगा बच्चा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना चाहता हो तो आप उसे शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वो भी इसे पढ़ ले। ठीक है।